हेलो एवरीवन, अगेन फिर से आपका वेलकम है टीसीएम फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप कंप्लीटली एग्रीकल्चर का सिलेबस बताइए, आईएमपी टॉपिक्स बता दीजिए, किन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं। कई सारे बच्चों को सिलेबस समझ में नहीं आता। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसके बारे में हमें सबसे पहले यही एक योजना बनानी होती है। और योजना मतलब क्या होती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको करना कैसे, उसका तरीका पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपसे एग्ज़ाम्स होते हैं कि हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई साहब कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं भाई, है ना। तो आज माय डियर स्टूडेंट्स हम पूरे का पूरा आपका AG 2 और 3 यानी कृषि और पशुपालन दोनों का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आईएमपी आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा, साथ ही साथ कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट लास्ट में बुक भी बताऊंगा कि भाई कौन सी बुक है जो इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, यानी आपके तैयारी के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए बच्चे, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो कंप्लीटली वॉच करना इस वीडियो को, आप लोगों की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आया हूं। चलिए तो बढ़ते हैं 2024-25 पीएटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन इन विद्यार्थियों को जो टीसीएम फैमिली का हिस्सा बने। प्राइड है भाई टीसीएम को, और ये सिलेक्शन लेकर कोई ग्वालियर कॉलेज, कोई जबलपुर कॉलेज, कोई आईसीआर पैट के थ्रू, एक बच्चा मनीष मेहरावी तो ऐसा है कि ये इसको आपका इंदिरा गांधी आईजीसी कॉलेज रायपुर भी मिला है सीयूटी के थ्रू, और आपका टीकमगढ़ भी मिला है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थियों की लिस्ट में यहाँ दिखा रहा हूँ भाई, ये भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है, सिलेक्टेड हैं जो ऑलरेडी। चलिए एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि हमारा न्यू बैच है ना, जिसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है, बाकी 10 अक्टूबर तक ये हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है। 10 तारीख तक इस बैच में आपके एडमिशन ओपन रहेंगे। तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है कल मॉर्निंग में 7:30 AM यानी सुबह 7:30 बजे से। पीएटी AG 1 2 3 के लिए भाई हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, बाकी फीचर्स आपकी ये लिखे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे फुल्ली कंप्लीटली एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए मेरे बच्चों। चलिए इसके बाद में जो बच्चे बुक्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से कोर्स के साथ साथ आपको बुक्स भी दी जाएंगी, उसमें इंक्लूड है। बाकी अलग से भी आप ये बुक्स जो बुकलेट्स हैं उनको परचेस कर सकते हैं। पूरा का पूरा न्यू सिलेबस पैटर्न पे आधारित है ये बुक्स हैं आपकी। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आज के सिलेबस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की। सबसे पहले आपका देखिए, आपको बता दूं जो बच्चे जिनका 12th किससे होता है बेटा, जिनका 12th होता है एग्रीकल्चर से, वो बच्चे भी AG 1 2 3 ग्रुप से दे सकते हैं। AG 1, AG 2 और AG 3, है ना। AG 1 का मतलब होता है इसमें PCMB आएगा, 25 नंबर का फिजिक्स 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का बायोलॉजी 25 क्वेश्चन। AG 2 आएगा आपका 50 नंबर का, जिसमें आपका आएगा अकेला क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर, देखो फसल उत्पादन और उद्यान की रहेगा AG 2 में। AG 3 में आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस तरीके से आपका टोटल नंबर पीएटी का कितने का होता है, 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ गिरता है, आपको पता है। इस बार भी यदि मैं बात करूं तो लगभग जो कट ऑफ गया है फर्स्ट अलॉट, मतलब जो फर्स्ट राउंड है, तो ये भी बेटा हाईफाई कट ऑफ गया है 93 94 से आपका वो आ चुका है ना कट ऑफ ऑलरेडी, है ना। चलिए इसके बाद हम आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले देखेंगे AG 2 यानी क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन और हॉर्टिकल्चर। देखिए सबसे पहले सभी बच्चों को क्या करना है, इस सिलेबस को पेन कॉपी ले लो और उतार लो जो भी तैयारी कर रहे हैं। ये सिलेबस हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। आप
स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, अभी बहुत सारा टाइम है, तो कंप्लीटली सिलेबस में डिस्कस करूंगा यहाँ पर। इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चे, अपनी तैयारी करनी है, इन्हीं बिंदुओं पर आधारित होकर आपको अपनी तैयारी करनी है, इन्हीं टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले आपको सिलेबस में मिलेगा कृषि और फसल उत्पादन का परिचय और गतिविधियां। इंट्रोडक्शन, भाई किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन द नेशनल इकोनॉमी, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व सबसे पहले आ जाता है, फसल उत्पादन का महत्व पूछ लिया जाता है। जैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है, फिशरीज का योगदान कितना है, मछली उत्पादन का कितना है, फसल उत्पादन का कितना है, दुग्ध उत्पादन का कितना है, बहुत सारी चीजें, कितने लोग रोजगार से लगे हुए, तो इस तरीके का डेटा आपको आएगा। खेती की विभिन्न शाखाएं और उनका महत्व भी आ सकता है, भाई कितनी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस होते हैं, जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर हो गई, आपकी जो हॉर्टिकल्चर के साथ साथ पोमोलॉजी हो गया, आपका ऑर्नामेंटल हो गया, जो हॉर्टिकल्चर हो गया आपका, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो ये ब्रांचेस और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या उनमें स्टडी की जाती है, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो फर्स्ट आपका हो गया भाई ये तीनों पॉइंट। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, लिखते जाना बच्चे, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ छोड़ दूंगा मैं। दूसरा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे सिलेबस में तो आपको पूछा जाएगा सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, मृदा और मृदा उर्वरता, ठीक है। अब यहां पर देखो मृदा वर्ड लगा दिया गया है और उसकी उर्वरता, तो मृदा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सॉइल से रिलेटेड आपका पूछ लिया जाएगा, सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, भाई बहुत सारी चीजें आ जाएंगी यदि सॉइल वर्ड लगा दिया अकेला। इसके बाद देखो हमें क्या क्या पढ़ना है मेजर आपको सॉइल साइंस में। देखो सॉइल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी सॉइल की उत्पत्ति, भाई ओरिजिन कैसे हुआ है, ओरिजिन आप बोल सकते हो या उत्पत्ति बोल सकते हो। मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी होती है, ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसके बाद उसके घटक कौन कौन से, यानी उसका भाई किन किन से मिलके ये मृदा बनी हुई है। तो एक तो देखो इसमें आपकी इतनी सारी चीजें छुपी है। दूसरा है मृदा के भौतिक गुण, भाई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या पढ़ना है, भाई इसकी बनावट और संरचना के बारे में, है ना। क्या क्या पढ़ना है, सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर, तो सॉइल टेक्सचर आपको पढ़ना है, सॉइल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। इसमें पोर स्पेस यानी छिद्र जो होते हैं, रंध्रावकाश जो होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी आपको क्या पढ़ना है, विशिष्ट गुरुत्व पढ़ना है। मृदा के अंदर जो प्लास्टिसिटी होती है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अंदर जो आसंजन बल लगता है, कोहेशन, उसके बारे में पढ़ना है। सॉइल टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। ये सब सॉइल की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको इतनी सारी चीजें पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको मृदा निर्माण पढ़ना है। मध्य प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण, देखिए सॉइल फॉर्मेशन, तो भाई ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। सॉइल फॉर्मेशन मैंने अभी बताया कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। मृदा का निर्माण पढ़ने से पहले फिर आपको चट्टानों के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चट्टाने की भारी पढ़ना पड़ेगा कि भाई चट्टाने कितने प्रकार की होती है। इसके बाद देखो मध्य प्रदेश की मृदा का वर्गीकरण दिया गया, भाई इसमें इंडिया का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है एमपी की सॉइल का, बस साफ साफ लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मध्य प्रदेश एंड देयर कैरेक्टर। उसके आपको भाई उसके गुण पढ़ने हैं और उनका वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ एमपी में पाई जाने वाली मृदाओं का। तो याद रखना ओवरऑल इंडिया की नहीं पढ़नी। हाँ, यदि आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं सीयूडी की, तो आपको यहां पर पढ़ना है। इसके बाद आपको मृदा अपर्दन पढ़ना है, यानी सॉइल इरोजन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसके प्रकार देखो, इस टाइप ये कैसे होता है, एंड कंट्रोल ये कंट्रोल कैसे करोगे। तो एक आपका पूरा का पूरा सॉइल साइंस में टॉपिक आ जाएगा, सॉइल इरोजन, उसको पढ़ना है। इसके बाद सॉइल की एसिडिटी है ना, एल्कनिटी एंड देयर
रिक्लेमेशन पढ़ना है भाई साहब। देखो क्षारीय और आपकी अम्लीय मृदाएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनका पीएच क्या होता है ये सब पढ़ना है, कैसे बनती हैं ये मृदाएं, कैसे इनका सुधार किया जा सकता है, ये सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए अम्लीय मृदाओं का पीएच कितना होता है, क्षारीय मृदाओं का पीएच कितना होता है, लवणीय मृदाओं का पीएच कितना होता है, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक आपका आएगा इसमें सॉइल साइंस के अंदर ही आएगा आपका टिलेज, जिसे हम बोलते हैं जुताई। तो भाई टिलेज क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है। देखो कार्य जैसे हल चलाना, समतल करना, हराई करना, इंटर कल्टीवेशन। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, टिलेज ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे टिलेज ऑपरेशंस में हम पढ़ते हैं प्राइमरी प्राथमिक भू परिष्करण और सेकेंडरी पढ़ते हैं द्वितीयक भू परिष्करण। तो इस तरीके से ये इसके प्रकार हो जाएंगे टिलेज ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ टिलेज। इसके बाद में प्लाउगिंग, देखो लेबलिंग क्या कहलाती है, हैरोइंग क्या कहलाती है और इंटर कल्टीवेशन क्या कहलाते हैं, यानी जो आप अंतराशस्यन कर्षण क्रियाएं करते हैं जैसे निराई गुड़ाई, ये सब पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना देख लेना भाई। यहां पर टिलेज के उद्देश्य क्या है, भू परिष्कार करने के उद्देश्य, टिलेज के प्रकार लिखते जाना, टिलेज के प्रकार आपको पढ़ने, कितने प्रकार की टिलेज होती है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो पाटा चलाना, समतलिंग करना क्या होता है, इंटर कल्टीवेशन में आपकी निराई गुड़ाई यानी जो भी आप करते हैं खड़ी फसल में उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है टिलेज में। इसके बाद जो टिलेज के लिए उपकरण उपयोग होते हैं जैसे देसी हल, तो भैया इसकी पूरी जानकारी आपको पढ़नी है। उसका वजन कितना होता है देसी हल का, उसका खिंचाव कितना लगता है, ड्राफ्ट कितना होता है देसी हल का, ठीक है, उसकी वर्क इफिशियंसी कितनी होती है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपका कंट्री प्लाऊ मतलब होता है देसी हल, इंप्रूव्ड प्लाऊ, इसके बाद हैरो वगैरह जो चलते हैं, कल्टीवेटर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, थ्रेसर्स हो गए, विनोवर्स हो गए, सीड ड्रिल हो गई, ट्रैक्टर ड्राइविंग इम्प्लीमेंट्स जैसे आपके रोटावेटर आते हैं जो ट्रैक्टर द्वारा खींचते हैं, रोटावेटर हो गया चलते हैं जो है ना, तो वो सब आपको पढ़ने इम्प्लीमेंट्स याद रखना। तो यहां पर दे रखा है, ये चीजें पढ़नी है ना। अब इसके बाद मैं बात करूं, चौथा टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अरे यार ये क्या है भाई, क्या आएगा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक का। तो देखो सबसे पहले इसमें आता है एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17। इनका क्राइटेरिया पढ़ लेना भाई, यानी इनका क्राइटेरिया बोले तो किसने प्रतिपादन किया था, आर्नन और स्ट्राउट ने। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। इन नियमों के अकॉर्डिंग इनको एसेंशियल बोला जाता है। इस तरीके से आपको ये पढ़ लेना। इसके बाद जैविक खादों का विवरण है ना, डिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स कौन कौन से होते हैं। देखो ऑर्गेनिक मैन्योर में भी दे रखा है इन्होंने कि क्या क्या पढ़ना है आपको। फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में पढ़ना है, अब कंपोस्ट के बारे में पढ़ना है और ग्रीन मैन्योर के बारे में पढ़ना है, हरी खाद के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण के साथ साथ इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्वों की मात्रा पढ़ना है ना, पोषक तत्व कितने होते हैं परसेंटेज में पढ़ना है, ठीक है। कैसे कैसे बनता है, तो देखो FYM, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। भाई देखो सिलेबस बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ पर उतनी सब चीजें नहीं बता सकता डिटेल में कि क्या क्या होता है, फिर वो पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग ड्रॉपर बैच स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा बहुत टाइम लगता है सिलेबस में। एग्रीकल्चर का सिलेबस बहुत है बेटा, कंपाइल होता है, आप जो 11th में पढ़ के आए हैं और जो 12th में पढ़ के आए हैं उसका क्या होता है, मिश्रण है दोनों। पूरा का पूरा 11th, पूरा का पूरा 12th दोनों कवर कर रखा है इन लोगों ने। विभिन्न नाइट्रोजन युक्त देखो फॉस्फेट और पोटास उर्वरक, इनके गुण और उपयोग। देखो सीधी बात है, आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स देखने हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स देखने हैं और पोटासिक फर्टिलाइजर्स देखने हैं, बस। ये कितने प्रकार के होते हैं, किसमें कितना कितना कंटेंट होता है। जैसे नाइट्रोजनस में पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई
अमोनियम सल्फेट में अमोनिया का परसेंटेज, यूरिया में आपके नाइट्रोजन का परसेंटेज, डीएपी में फास्फोरस कितने परसेंट होता है। तो इस तरीके के आपको पूछने को देखने को मिलेंगे। तो पूरे के पूरे फर्टिलाइजर्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में 5वें में आप पहुंचोगे अब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फसल उत्पादन पे पहुंचोगे। तो फसल उत्पादन सबसे पहले लिखा होगा भाई क्लासिफिकेशन देखना है, वर्गीकरण किसका, फसलों का, किसके बेस पर, सीजनल क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। दो तरीके का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, एक तो मौसम के आधार पर और दूसरा आर्थिक वर्गीकरण। इन दो तरीकों के आधार पर आपको फसलों का वर्गीकरण पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। जैसे मौसम के आधार पर आपने पता होगा रबी, सबसे पहले आता है खरीफ, रबी और जायद, इस तरीके से आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका लिखा है खरीफ फसलों की खेती। अब आपको देखो क्रॉप कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप में सिर्फ इन फसलों के बारे में पढ़ना है, इनके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। ज्वार, ठीक है, आपकी मक्का है, मूंगफली है, कपास है, धान है, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग। तो देखो भैया इन्होंने खुद दे रखा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने दे रखी ना फसलें, इन्हीं फसलों के बारे में पढ़ना है, इनसे बाहर नहीं पढ़ना है। तो ये खरीफ की हो गई। अब रबी की फसलों में कौन कौन के बारे में पढ़ना, गेहूं, अलसी, सरसों, गन्ना, चना, जौ, निम्नलिखित बिंदुओं के तहत। अब कौन कौन से बिंदुओं के तहत पढ़ना है, देखो रबी की तो बहुत कम ही है ना। अब देखो इन फसलों के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पर मेंशन किया है, सिलेबस में नहीं मिलेगा मैंने, लेकिन यहाँ पर छांट के पूरे पॉइंट दे दिए आपको निकाल के। भैया इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपका प्यार है बच्चों, इसलिए मैं ये सब चीजें आपके लिए कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, गेहूं, अलसी, सरसों, गन्ना, ये सब। तो देखो क्या क्या पढ़ने इन फसलों के बारे में। तो खरीफ और रबी की फसलें जो दे रखी उनमें देखो उनकी भूमि की तैयारी कैसे करते हैं बोने से पहले, है ना। क्या पढ़ना है, भूमि की तैयारी। ओ भैया क्या हाँ जी। इसके बाद आपको सोइंग ऑपरेशंस यानी बुआई की प्रक्रिया, कैसे बुआई होती है। सीड रेट बहुत आईएमपी है भाई साहब, देखो सीड रेट से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते, है ना। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, यदि आप अभी ड्रॉप ले रहे हैं यानी आपके पास पूरा 10 महीना है, ये सिलेबस के हिसाब से 10 महीना बहुत है, तो मैं तो यही बोलूंगा बच्चों के आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़िए, कुछ भी नहीं छोड़िए। देखो उनके लिए एनपीके का रेशियो भाई कितना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटेशियम कितना चाहिए, उर्वरक कितना लगता है, सिंचाई कितनी लगती है, इंटर कल्चर निराई गुड़ाई के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, इनकी उन्नतशील किस्में, ये बहुत आईएमपी। देखो यहां मैं बता दूं आपको, एक तो ये आईएमपी हो जाता है, एक सीड रेट आईएमपी हो जाती है, एक फर्टिलाइजर आईएमपी हो जाता है, कितना लगता है, एक आपकी सिंचाई आईएमपी हो जाती है, एक हो जाती है इनकी उन्नतशील किस्में, और इसके बाद उपज भी आईएमपी हो जाती है, डिसीज भी आईएमपी हो जाते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ना। देखो इन्होंने सिलेबस में साफ साफ मेंशन करके रखा है कि भैया जो ये फसलें दे रखी ना, उन्हीं फसलों के ये बारे में 9 पॉइंट आपको 9 जानकारी पढ़नी है, बस इससे बाहर नहीं जाए। आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है आपका एक टॉपिक, 6वां टॉपिक है इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई और जल निकास। तो भैया इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं इरिगेशन, ड्रेनेज क्यों करते हैं, ठीक है। इसके रिसोर्सेस कौन कौन है, जैसे इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, भूमिगत जल होता है ना, और ऊपर वाले स्रोत होते हैं, ठीक है। ड्रेनेज के क्या क्या है, सिंचाई और जल निकास की मेथड्स आपको पढ़नी है, फसलों की जल आवश्यकता है, वाटर एंड क्रॉप्स वाटर रिक्वायरमेंट आपको पढ़नी है, पानी, ड्यूटी एंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर। इसके बाद इरिगेशन में जो पंप वगैरह होते हैं ना, जैसे कॉमन वाटर लिफ्ट पंप, जैसे डीजल एंड इलेक्ट्रिक पंप होते हैं जो, इनके बारे में पढ़ना है भैया। अलग अलग होते हैं, पुराने भी पढ़ लेना, आपके 11th की बुक में मेंशन होंगे इरिगेशन सिंचाई में, जैसे उसमें लिखा रहता है, जैसे आपके राहट हो गया, ढेकली हो गया, बल्देव बाल्टी हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, आर्किमिडीज स्क्रू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपके पुराने जो यंत्र है ना, उनका भी यूज होता है, तो उनको भी यहाँ पर पढ़ लेना। देखो साफ साफ सिलेबस में दे रखा है बेटा, किसी से पूछने की कुछ जरूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
चलिए, इसके बाद में सातवां आता है बीट्स एंड वीड्स कंट्रोल। देखो वीड्स एंड देयर कंट्रोल, तो भैया खरपतवार जो आपके कौन कौन से पढ़ने हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ लेना। तो खरपतवार आपके देखो, एक तो जैसे फसलों का वर्गीकरण होता है आपका, इसी तरीके से देखो खरीफ के खरपतवार हो गए, है ना, रबी के खरपतवार हो गए, और जायद के खरपतवार नहीं होते, मेनली होते हैं रबी और खरीफ के। और एक वर्षीय खरपतवार हो जाते हैं, द्विवर्षीय हो जाते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार भी हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? तो इस तरीके से पूरे पूरे खरपतवार पढ़ लेना। उनको कंट्रोल की विधियां क्या होती है, तो पूरा खरपतवार विज्ञान आपका एक नया टॉपिक बन जाएगा। और याद रखना, बीड से हर बार कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्रॉपिंग स्कीम आ जाता है। क्रॉपिंग स्कीम यानी फसल योजना क्या है, फसल चक्रीकरण क्या होता है। इसके बाद आपकी प्रिंसिपल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम के सिद्धांत क्या हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, ड्राई फार्मिंग या क्या होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है। तो इन 4-5 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसके बाद आता है सर्वेइंग, एलिमेंट्री प्राथमिक सर्वेक्षण आता है। तो सर्वेइंग एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर उन्होंने दे रखा है भैया, देखो क्या करना है। इंपोर्टेंस ऑफ सर्वेइंग, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड सर्वेइंग होता है, मृदा का सर्वेक्षण होता है, उसका महत्व क्या है, क्यों करते हैं। इसके बाद में एलिमेंट्री सर्वेइंग विद द हेल्प ऑफ, देखो चेन्स, कौन कौन सी चेन की सहायता से सर्वेक्षण किया जाता है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग में उपयोग किए जाते हैं, उन्होंने दे भी रखा है। देखिए जैसे ऑप्टिकल स्क्वायर, तो इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना है, क्या काम होता है इसका सर्वेक्षण में। इसके बाद में लिखा है क्रॉस स्टाफ का क्या होता है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये समझ लो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है हर बार। ऑफसेट रोड क्या होता है, डंपी लेवल क्या करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड बुक इसका काम क्या होता है। तो सबके बारे में पढ़ लेना भैया, यहाँ पर सब कुछ मेंशन करके रखा है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर। अब आ जाते हैं हम हॉर्टिकल्चर पर। तो देखो बच्चे, ये वाला पोर्शन है आपका कौन सा, हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसका महत्व और स्कोप आपको पढ़ना है। साथ ही साथ देखो अब आ जाएगा, देखो हॉर्टिकल्चर की आपकी ब्रांचेस होती है, एक पोमोलॉजी, जिसमें हम किसका, फलों का अध्ययन करते हैं, फलों की खेती करते हैं। तो पोमोलॉजी में आपके लोकेशन और लेआउट बनाना भी पूछा जा सकता है। देखो इसके बाद में प्लांटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, पौधरोपण की विधियां पूछ ली गई हैं। ट्रेनिंग क्या होता है, प्रूनिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग इसमें क्या होती है, विंड ब्रेक क्या होते हैं, इनको प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, किससे, कोहरे से और सनवर्न से, ठीक है, यानी अधिक तेज धूप से, और इससे कैसे करते हैं। फल बगीचों की देखभाल और पुनर्जीवन यानी केयर, मेंटेनेंस एंड रेजुनेशन ऑफ फ्रूट्स ऑर्चर्ड, फल बगीचों यानी फल बगीचों की देखभाल कैसे करते हैं, ये सब आ जाएगा। तो देखो लिखने को आपको 1-2 वर्ड लगते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। तो यहाँ वो सब चीजें एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस होता है बच्चे। इसके बाद में आपका वेजिटेबल गार्डनिंग में आपकी किचन गार्डनिंग आ जाएगी। आपको देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसमें से आपको कौन कौन सी वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है। मूली हो गया, गाजर हो गया, कोल क्रॉप्स हो गई। कोल क्रॉप्स में कौन सी आती हैं आपकी, कोल क्रॉप्स में आपकी कैबेज आ जाएगा, कैबेज बोले तो पत्ता गोभी, और काउलीफ्लावर, काउलीफ्लावर बोले तो बेटा आपका फूल गोभी। कैरेट यानी गाजर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोल क्रॉप्स वही हैं आपकी प्याज, बैगन, मिर्च, टमाटर, आलू की खेती, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। मूली, गाजर आपकी ये दोनों आ गए कोल क्रॉप्स में, प्याज आ गया, अनियन, बैगन, मिर्च, टमाटर, आलू, बस इसकी खेती के बारे में पढ़ लेना। इसमें भी वही चीजें पढ़ लेना जो आपने फसलों में देखा था, जो आपने उसमें जो सीड रेट हो गया, इनकी नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, यानी पूरा का पूरा इनका कल्टीवेशन। यदि लिख जाए भाई आपका, लिख दिया जाए मूली की खेती या मूली लिख दिया, तो मूली की खेती कैसे करोगे, मूली की खेती स्टार्टिंग से लगा के एंड तक, क्या क्या डिसीज लगते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, बीज दर कितना होता है, ठीक है।
सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो पूरी की पूरी आपको इतने 1 2 3 4 5 6 7 6 2 8 और 2 10 सब्जियां दे रखी हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए, फल की खेती, फ्रूट कल्टीवेशन। फलों की खेती में देखिए सबसे पहले आपसे पूछ लिया गया भाई, फलों की खेती में सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछ लिया। इसमें भी दे रखा है इन्होंने, वानस्पतिक प्रसार कैसे होता है, इसमें बडिंग क्या है, इनार्चिंग क्या है, गूटी कटिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या है और लेयरिंग क्या है, इनमें सबको पढ़ना है। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भैया सिर्फ और सिर्फ आपको इतने फलों के बारे में पढ़ना है, पपीता, केला, अंगूर, आम, अमरूद और सिट्रस फलों की खेती के बारे में आपको पढ़ना है। वही चीजें जो आपने अभी वेजिटेबल्स में मैंने बताया था, वही चीजें आपको फ्रूट्स में पढ़नी है। अब क्या होता है, आप खुद देख रहे हो सिलेबस, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों का जो नोट्स रहता है वो इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डिजाइन रहता है, कुछ भी अलग से आपको खोजबीन नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, सजावटी ऑर्नामेंटल गार्डन्स। तो ऑर्नामेंटल गार्डन्स उन्होंने बोल दिया। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जर्नल कल्टीवेशन ऑफ विंटर एंड समर सीजन एनुअल प्लांट्स। ठीक है, तो सर्दियों और गर्मियों के जो वार्षिक फूल होते हैं उनकी सामान्य खेती कैसे होती है, कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद सजावटी फूलों के पौधों जैसे पेड़ हो गए, कौन कौन से हैं, झाड़ियां, बेलें, हेज, ठीक है, और हेज प्लांट जो होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। सामान्य सजावटी और फूलों के पौधे जैसे गुलाब, कैना और क्राइसैंथेमम, इनके बारे में आपको पढ़ना है। देखो ये दे रखे हैं, 3 के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद जो आपकी लान होती है उसकी तैयारी, उसका रख रखाव कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये ऑर्नामेंटल आपका हो गया पूरा पूरा। फल सब्जियों का प्रिजर्वेशन देख लीजिए, यानी संरक्षण देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ से, तो साधारण कैनिंग और बोतलिंग तकनीक भाई पूछा गया है। भाई इन्होंने बोला कि भाई सिंपल कैनिंग और बोटलिंग वगैरह कैसे करते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या होती है। एल्यूमिनाइज प्लास्टिक और कागज जैसे उपयुक्त कंटेनरों का उपयोग कैसे करते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसका क्या उपयोग होता है। फल और सब्जियों को कैसे धोते हैं, जिसे हम ब्लेंचिंग कहते हैं, कैसे पीलिंग करते हैं यानी उनको छीलते हैं, ये सब आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन लिखा गया है, तो शुरू से लेके अंत तक कैसे हम सब्जियों और फलों को प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, तो उसकी जो जो मेथड्स होती हैं, जो जो तरीके होते हैं, जो जो प्रिंसिपल होते हैं, वो सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस इतना सा इन्होंने बोला, और ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। ये मानिए यहां से भी हर साल आपके 2 से 3 प्रश्न निकल के आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, फल और सब्जियों का प्रिजर्वेशन, फिर वही आ गया। इसमें दूसरा टॉपिक जोड़ दिया भाई, उसके प्रिंसिपल मैंने बोला था। गर्मी में कैसे करते हैं, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, किण्वन, निर्जलीकरण, पैकेजिंग द्वारा संरक्षण कैसे करते हैं। इसमें कुछ ये चीजें भी देखो, प्रिजर्वेशन में आपके ये भी हो जाएंगे कि भाई हम कुछ चीजों का क्या करते हैं, कुछ फलों का, कुछ सब्जियों का हम क्या करते हैं, हम बाय प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे जेली कैसे बनती है, तो जेली के बारे में पूछ लेगा। लाइम स्क्वाश, टमाटर सॉस, ये सब के बारे में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद में अब बारी आती है फाइनेंस की, रूरल यानी ग्रामीण वित्त की। तो भाई किसानों के लिए आखिरकार फाइनेंशियल नीड्स क्यों होती है, यदि होती है तो उनके सोर्सेस कैसे कैसे हैं। देखो जैसे मान लो एक होता है आपका संस्थागत लोन, संस्थागत, और एक होता है गैर संस्थागत, है ना, गैर संस्थागत। तो ये क्या होते हैं, इनकी अवधि क्या होती है। जैसे आपने सुना होगा भाई दीर्घ अवधि ऋण, मध्यम अवधि ऋण, ठीक है, और आपके जो होते हैं ना, ये सब आपके आ जाते हैं। ग्रामीण सहकारी ऋण, विपणन समितियों का संगठन कैसे होता है, कौन कौन सी समितियां ऋण देती हैं, सब कुछ आ जाएगा। भैया इतना छोटा सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत सारा डेटा छुपा हुआ है। और ये याद रखना, आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आ जा रहे हैं भैया, 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अभी 2021 से रेगुलर ये पैटर्न चल रहा है कि भैया बताइए ट्रैक्टर के लिए लोन दिया जाता है वो कौन सा है, किसान क्रेडिट कार्ड में लोन दिया जाता है वो कौन सा होता है। इस तरीके के प्रश्न आपके बन रहे हैं। पशुपालन और पोल्ट्री पे आ जाते हैं। तो देखिए 50 नंबर का हमने पढ़ लिया, बचा आपका 50 नंबर का 50 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री का। देखो
एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ आपका पोल्ट्री फार्मिंग भी आएगा। ये सब्जेक्ट कोड होता है AG 3। सबसे पहले तो आ जाता है भैया भारतीय व्यवस्था में पशुपालन का महत्व, है ना। तो सभी लोग जानते हैं क्या महत्व है। गाय भैंस के शरीर के अंग प्रमुख तंत्रों का विवरण। देखो सबसे पहले गाय और भैंस के जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में कई बार आता है। ये समझ लो कि इनके अंगों से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है, 100%। 1 से 2 क्वेश्चंस पक्के हैं भाई साहब, ठीक है। इसके बाद में ये तो IMP है भाई साहब। ये समझो कि ये देखो यहाँ पर रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रीडिंग जो हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मिल्क सेक्रेशन सिस्टम। तो 1 2 3 4 ये बहुत ज्यादा IMP हैं, ये पूरे के पूरे सिस्टम। तो इन सिस्टम से ये समझ लो कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन इन 4 सिस्टम से आपके आ जाएंगे, 4 तंत्रों से आपके 5 सिस्टम आ जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जो ब्रीड है आपकी, देखिए कौन कौन की नस्लें पढ़नी है, लिखा है इसमें इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड्स। भाई उन्नत नस्लें, अब ये नहीं दे रखा कि कौन कौन सी, नहीं, इन्होंने साफ साफ दे रखा है बस इतनी कि भैया गाय की उन्नत सी नस्लें जो अच्छी हैं, भैंस की उन्नत सी नस्लें, बकरी की उन्नत सी नस्लें और भेड़ की। तो इन 4 मवेशियों की आपको, 4 एनिमल्स की आपको ब्रीड्स पढ़नी है, ठीक है। गाय भैंस बकरी और भेड़ से बाहर नहीं जाना है। केयर और मैनेजमेंट एनिमल्स का, जैसे इनका हाइजीन कैसे रखना है, पशु आवास कैसे रखना है, बैल के लिए, सांड के लिए, मिल्च ब्रीड जो होती है उनके लिए। भाई बछड़े हैं तो उनको कैसे देखभाल करनी है, गर्भवती गाय है उनकी कैसी करनी है, दोधारी पशु हैं उनको कैसी करनी है, उनकी केयर कैसी करनी है, कार्यरत बैल हैं जो सांड हैं, तो इन सब की केयर और मैनेजमेंट एक टॉपिक जोड़ दिया है इन्होंने। यहां से भी ये समझिए कि आपका 1 ठो क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है ना, 1 से 2 क्वेश्चन। एनिमल ब्रीडिंग, ये तो बहुत लवली टॉपिक है भाई साहब। यहां से ये समझिए 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं, 2 से 3। पशुओं का प्रजनन, देखो लाइन ब्रीडिंग क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, और मेंडल के जो प्रजनन के नियम है वो क्या है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत IMP है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जुड़ गया तो मैं ये बोलूंगा कि 5 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं ब्रीडिंग से। इतने टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इसके बाद में है आपका डेयरी फार्मिंग। गांव और शहर की परिस्थितियों में एक व्यवसाय के रूप में डेयरी फार्मिंग की सामान्य जानकारी। भाई डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या, भूमि कितनी चाहिए, श्रम, पूंजी, प्रबंध, तकनीकों की आवश्यकता क्या क्या होती है, ये समझ लो कि भैया 1 से 2 प्रश्न यहां से भी आपके निकल के आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिल्क प्रोडक्शन। तो देखो सबसे पहले दूध निकालने की मेथड्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नकलिंग मेथड, स्ट्रिपिंग मेथड और फुल हैंड मेथड, 3 प्रकार की विधियां होती हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत क्या हैं, दूध की गुणवत्ता मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सब आपको पढ़ना है मिल्क प्रोडक्शन। साथ ही साथ ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो एक प्रश्न जो पिछला गया टॉपिक उससे एक प्रश्न समझ के चलो। इसके बाद ये 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, डेफिनेशन ऑफ मिल्क, देखो दूध की परिभाषा, घटक कंपोजिशन, भाई दूध के कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं जिनसे मिलकर दूध बना है, और दूध की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। तो IMP हो जाता है भाई कंपोजिशन ऑफ मिल्क यहां से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, भाई यहां से अभी रिसेंटली 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, डेंसिटी पूछ ली थी मिल्क की, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ ली थी, है ना। लैक्टोमीटर का यूज कई बार पूछ लेते हैं। फैट टेस्ट करने के लिए गर्बर मेथड्स क्या होती है, ये भी IMP है। टेम्परेचर पूछ लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले जाते हैं, डेंसिटी, pH। ये समझो कि मेरे अकॉर्डिंग हर बार यहां से आपको 3 से 5 क्वेश्चन अकेले इतने से टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं हर बार। भले ये छोटा सा लग रहा है लेकिन है बड़ा, आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत IMP है। चलिए नेक्स्ट है आपका फीड एंड फीडिंग, आहार और चारा। भाई साहब तो आहार और चारा कैसे देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग डेयरी कैटल्स,
विभिन्न प्रकार के चारे और उनके मूल, जैसे खरीफ रबी के चारे, घास और साइलेज क्या होती हैं, है ना। इसके बाद में चारे का संरक्षण कैसे करते हैं, जैसे साइलेज बनाकर हम उसको संरक्षित करते हैं, या घास स्लोपिट्स बनाकर, साइलो वगैरह बनाकर। गाय भैंस बैल बकरी भेड़ के लिए संतुलित आहार निर्धारण कितना कितना हो सकता, दिया तो छोटा सा है, लेकिन जब ये आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे ना, जब आप नोट्स में देखोगे हमारे, तो वहां पर लगेगा कि सर हाँ आप सही कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है बेटा, है ना। जजिंग ऑफ कैटल, पशुओं का मूल्यांकन, इंपॉर्टेंट जजिंग मूल्यांकन विधि कौन कौन सी होती हैं। स्कोर कार्ड मेथड होती है, एक शरीर के अंगों के आधार पर भी देखकर कर सकते हैं। हम एज का पता लगाते हैं, सींगों पर छल्ले और दांतों से तो भाई कैसे कैसे लगाते हैं, सब आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा आपका डेयरी एप्लायंस, यानी डेयरी उपकरण, यानी कौन कौन से उपकरण है, उनकी बनावट कैसी होती है, उनको बनाना कैसे है, उनकी सफाई कैसे रखना है, कौन कौन से दे रखे हैं भाई साहब इन्होंने, कौन कौन से उपकरण के बारे में पढ़ना है आपको। क्रीम सेपरेटर, इसकी कार्यविधि कैसे बनता है, क्या काम करता है, ठीक है। इसके विभिन्न भागों के कार्य देखो। साथ ही साथ मक्खन मथनी, मक्खन का निर्माण वाले उपकरण करने वाले, देखो यहाँ पर लिखा है क्रीम सेपरेटर, बटर चर्नर और बटर वर्कर, तीन आपको दे रखे भैया, बहुत आईएमपी है तीनों के तीनों। हर बार ये सोचिए कि यहां से 2 से 3 प्रश्न ये डाल देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए मिल्क प्रोडक्ट, भैया यहां से भी आपके 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। प्रिपरेशन ऑफ पनीर, क्रीम, रबड़ी, दही, बटर, घी, कंडेंस मिल्क जो होता है आपका, मिल्क पाउडर, और इनका कंपोजिशन कैसे कंपोजिशन होता है, क्या कैसे होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैसे निर्माण होता है, क्या क्या इसका कंपोजिशन होता है, चीनी कितनी होती है भाई, फैट कितना होता है, वाटर कितना होता है, ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो इनका कंपोजिशन पूरा का पूरा पढ़ लेना, और इनका बनाना भाई कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है ना, प्रिपरेशन ऑफ, देखो लिखा है सब कुछ, चीज क्रीम रबी सब कुछ। चलिए मिल्क प्रोसेसिंग, क्लीनिंग कूलिंग कैसे करते हैं, देखो यहां से भी आते हैं भैया। एक बात याद रखना, अभी जो निकल गया है ना आपके इंपोर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट, उनसे क्वेश्चंस लिख लेना बेटा, 2 से 3 प्रश्न, और 1 से 2 प्रश्न यहां से भी बन जाते हैं भाई। पास्चुराइजेशन क्या होता है, हार्मोनाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन की मेथड्स क्या है, इसकी दूध की मिल्क पैकेजिंग और मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो ये सबसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके 3 से 5 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं डिसीज से। तो कैटल डिसीज देख लीजिए, सिम्टम्स, सबसे पहले यहां से सिम्टम्स से भैया लक्षण से पशुओं के अकेले 2 क्वेश्चन मान के चलो लक्षण से। अब देखो इन्होंने बोला भी है भैया विभिन्न बीमारियां, राइंडर पेस्ट पढ़ना है, फुट एंड माउथ और ब्लैक क्वार्टर और हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एंथ्रेक्स और पिरोप्लोज्मोसिस, ठीक है, प्रोप्लोज्मोसिस, पायरोप्लोज्मोसिस कह सकते हो, इनके बारे में पढ़ना। तो कौन सी बीमारी है, 1 2 3 4 5 और 6 डिसीज आपको पढ़ने हैं, ये कैटल डिसीज है ना। इनकी रोकथाम और इनका नियंत्रण भी आपको पढ़ लेना। ये वायरस है, बैक्टीरियल है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आईएमपी टॉपिक है। अब आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग पर। तो भैया भारतीय अर्थव्यवस्था में पोल्ट्री फार्मिंग का महत्व पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली आपसे, क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाएगा। मुर्गी के प्रकार, देसी और उन्नत किस्में जो होती हैं, ठीक है, और अंडे और मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन, उनकी ब्रीड्स आपसे पूछ ली जाएंगी, बहुत आईएमपी है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन पोल्ट्री फार्मिंग क्षेत्र से में अंडे मांस के लिए महत्वपूर्ण नस्ल है भैया। पोल्ट्री ब्रीड से ये समझो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आईएमपी है। अंडों की हैचिंग और इंक्यूबेटर से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। पोल्ट्री पक्षियों के लिए आवास आहार से एक क्वेश्चन पक्का है आपका, यहां से एक प्रश्न पक्का है। पोल्ट्री सेट्स, ये सब
है ना। ये यहाँ से चिकन, ग्रोवर, लेयर्स, ब्रायलर्स क्या होते हैं, यहां से एक प्रश्न पक्का है। डिसीज से समझो, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। कौन कौन से होते, देखो इन्होंने लिखा रहा, वैसिलरी वाइट डायरिया, रानीखेत, कॉक्सिडियोसिस पिछले ही साल पूछा था, फाउल पॉक्स भी पूछा गया था, फाउल कॉलरा, है ना, बाहरी और आंतरिक परजीवी, इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स। तो यहां से ये समझो, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आ ही जाते हैं। चलिए भाई साहब, तो ये थे आपका, मैंने पूरा का पूरा आपको सिलेबस बताया बच्चों। आई होप कि सभी को ये चीज समझ में भी आई होगी। और अगेन मैंने फिर से बोला था कि भाई हाँ, आपको एक चीज बताऊंगा बुक्स के बारे में। देखो भाई, यदि मैं इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूं आपके लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग देख लिए, पैट के लिए कोई सर्टेन बुक्स नहीं है बट देखो मुझे लग रहा है उतनी इफेक्टिव नहीं है। आप खुद बताइए, जिस तरीके का सिलेबस है, क्या कोई बुक्स इस तरीके से डिजाइन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आई थिंक सो। बिकॉज ऑफ दैट आप देखोगे तो इतना डेप्थ में नहीं दिया रहता बुक्स में। आप अरिहंत लेते हो, बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं, लेकिन नहीं। और बुक्स में क्या होता है बच्चे, कि आप 10 साल एक बार पैटर्न छप गया, 10 साल वही बुक्स चल रही है, होता कि नहीं होता। बट मैं यदि बात आपको सजेस्ट करूं तो बुक्स आप कौन सी प्रेफर कर सकते हो? देखो, आप एक नेमराज सुंडा करके आती है, लेकिन उसमें इतना नहीं दिया रहता। नेमराज सुंडा करके आती है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम यदि जो बच्चे उनके लिए अच्छी है। हिंदी मीडियम की बुक्स लोगे तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आती है, थ्योरी टाइप भी आती है, नेमराज सुंडा की ले सकते हो आप, लेकिन वो कंपटीशन के बेसिस पर अच्छी है। उसमें से आपका पैट का उतना ज्यादा कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ 50% आपका कवर हो सकता है। यदि मैं बात करूं आपको बुक से ही पढ़ना है, तो मेरी सलाह मानिए बेटा, मैंने सिलेबस आपको बता दिया, इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या आप खुद इस वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लें। यदि मैं बोलूं आपसे बच्चे, ये सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए या सिलेबस यहां से लिख लीजिए। 11th की बुक उठाइए और 12th की बुक उठाइए, कक्षा 11वीं और 12वीं की एग्रीकल्चर की बुक्स उठा लीजिए भैया, शिवलाल अग्रवाल की या नवबोध की। एग्रीकल्चर की बुक्स उठा लीजिए। कौन सी? आपकी नवबोध भी उठा सकते हो, नवबोध, या फिर आप शिवलाल की बुक उठा सकते हो, शिवलाल अग्रवाल, शिवलाल अग्रवाल। ये भी बुक अच्छी है बेटा, है ना, ये दोनों बुक्स अच्छी हैं। इनमें से कोई भी बुक्स मिल जाए आप उठा लीजिए, 11वीं और 12वीं। और मैं यकीन मानो, ये सिलेबस उठा लो, यहां से लिख लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आधा आपको 11th का मिलेगा, आधा 12th का मिलेगा। उठाओ, टॉपिक पढ़ो, वहीं से कुछ भी बाहर नहीं जाता इन बुक्स से। मैं बोलता हूं कि फालतू में पैसे डाल रहे हो, जो आपके सीनियर है उनकी रखी है, उनकी ले आओ, यहां से बाहर नहीं जाता। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, या तो आप यहां से पढ़िए, किसी पर्टिकुलर मार्केट में अवेलेबल बुक के सहारे आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। और सेकंड थिंग, मैंने बता दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे नोट्स लो, नहीं, नोट्स हम ऐसे बनाते हैं कि पूरा का पूरा आपने जो सिलेबस देखा है ना, इसको पूरा का पूरा कंपाइल करके आपके एग्जाम पेपर जो आए हुए हैं प्रीवियसली, उनको मिला के उनसे हमने ये पूरा का पूरा कंटेंट निकाला है कि भैया कहाँ से क्या क्या आपका इसमें डालना है। तो पूरे के पूरे समराइज, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं नोट्स, तो नोट्स ले लीजिए, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। ये आपकी हेडेक मिट जाएगी आपकी बुक्स में से ढूंढने की। समझ रहे बात को? एक बना बनाया पका पकाया आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चे, आई होप कि ये सेशन आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई इसी आशा के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, लेकिन भूलिएगा मत, नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 10 तारीख से। तो इस 10 तारीख तक तो एडमिशन स्टार्ट है इस बैच में। कल से सुबह मॉर्निंग में 7:30 AM पर नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका 7 तारीख से, 7 अक्टूबर से। तो याद रखना, बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपकी फरमाइश पे हमने ये वीडियो बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उस पर हम जरूर आपको बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन अच्छा वीडियो बना के देंगे। मिलते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।